वेलकम टू ऑल। मैं पवन नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। पिछले दोनों सेशंस में हमने चर्चा की थी कि हम स्वयं का परिचय, अपने क्षेत्र की विशेषताएं या जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका अच्छा आंसर कैसे दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपना सब्जेक्ट किस तरीके से तैयार करें, सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना है, किस तरीके से हम बेहतर आंसर कर सकते हैं और क्या क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं। शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जब अंग्रेजी से इंटरव्यू देने की बात आती है तो पहला प्रश्न, या यूं कहें कि यक्ष प्रश्न है, वो यही रहता है कि जी स्पोकन वीक है, क्या करें। या ऐसा प्रश्न कि जी हमसे प्रश्न जो पूछा जाएगा उसका अंग्रेजी में ही उत्तर देना है क्या। तो पहली बात तो ये तो है ही कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं इंग्लिश के, तो आपसे यही एक्सपेक्टेशंस रहती है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट के सारे आंसर्स आप इंग्लिश में ही दें। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के अलावा मेंबर्स आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें आप हिंदी में आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को आपसे ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप इंग्लिश में आंसर करें। चलिए मान लिया कि जी इंग्लिश में आंसर करना है, तो इस समस्या का क्या हल है कि स्पोकन वीक है। देखिए, अगर आपकी स्पोकन अच्छी है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपकी स्पोकन वीक है तो डरने की कोई बात नहीं है, इस चीज़ को इजीली हैंडल किया जा सकता है। हैंडल करने के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए कि मुझसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप उन प्रश्नों को एक नोट करें और फिर उनके क्या उत्तर मैं दे सकता हूं, उन आंसर्स को आप तैयार करें और बार बार बोलने का अभ्यास करें। निश्चित रूप से आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। इस समस्या से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। आप जैसे जैसे इसके लिए, मैंने आपको पहले दिन कहा था कि इंटरव्यू की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू एक परीक्षा है, ये अपने दिमाग में सबसे पहले नोट कर लें। इंटरव्यू के साथ, बेचारे के साथ सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि उसको कोई परीक्षा मानने के लिए तैयार ही नहीं तो ये माना जाता कि इसका कोई सिलेबस भी होता है, या हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है बस कि इंटरव्यू है कैसे तैयार करें, इंटरव्यू है कैसे तैयार करें। तो आप विस्तृत रूप से इस चीज़ पर थोड़ा दिमाग लगाएं कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम क्या आंसर कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप एग्ज़ाम के टाइम में ऑब्जेक्टिव अप्रोच बना लेते हैं अपनी, आपको पता लगने लग जाता है कि हाँ इस टॉपिक में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में ये चीज़ अच्छी है, ये एग्ज़ाम में आ सकती है। वैसे ही जब आप इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच बन जाएगी। अपनी भाषा में बोलें तो आपको सूझ आने लग जाएगी कि हाँ ऐसा कुछ पूछा जाए तो मैं ऐसा आंसर कर सकता हूँ। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट टू प्रिपेयर। ठीक है, ये समझ में आ गया कि जी स्पोकन की प्रॉब्लम हम हैंडल कर सकते हैं। तो हैंडल करने के लिए ये भी मान लिया कि जी इंटरव्यू एक परीक्षा है, हमें तैयार करना है। किस तरीके से हम इंटरव्यू के लिए अपनी तैयारी करें, हम क्या प्रिपेयर करें, ये मैं आपको सबसे पहले सेशन में ही बता चुका हूँ कि इंटरव्यू का सिलेबस वही होता है जो आपके एग्ज़ाम का रहा है। आपका जो सिलेबस है उसके आगे, आपके प्रत्येक टॉपिक के आगे कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस, ये है क्या। इंटरव्यू में कोई भी एक्सेप्शनल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। कई बार अभ्यर्थी बाहर आकर के ये दुष्प्रचार भी कर देते हैं कि मेरे से तो ये पूछा था और ये अजीब सा था, मैंने ये बताया तो फिर वो बोले ये कैसे होगा। देखिए, आपका जो इंटरव्यू ले रहे हैं निश्चित रूप से वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उनको खूब नॉलेज है। और अच्छे नॉलेज की ये निशानी है कि आपके पास जितना नॉलेज होगा आप चीज़ों को उतने ही सरल तरीके से व्यक्त करेंगे। आपका एक्सप्रेशन है वो उतना ही सरल और उतना ही सटीक होगा। वे यही चीज़ जज करना चाहते हैं कि आपने जो चीज़ ऑब्जेक्टिव पेपर में
प्रेजेंट करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, क्या आप उस चीज़ को अच्छे से सरल शब्दों में बच्चों को एक्सप्रेस करना जानते हो या नहीं जानते। इसलिए ये चीज़ तो होएगी कि आपको फालतू में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं झाड़ना, आपको सीधा सटीक आंसर देना है। आपके प्रत्येक टॉपिक है उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब इंग्लिश के पर्टिकुलर सिलेबस की बात करें, इंग्लिश के सिलेबस में ग्रामर, लिटरेचर और क्रिटिसिज्म एंड थियरी, ये 3 सेक्शंस हैं, ग्रामर, लिटरेचर और क्रिटिसिज्म एंड थियरी। अमूमन मैं ये देखता हूँ जब इंटरव्यू की हम तैयारी कर रहे होते हैं तो एक रटाया सा काम होता है कि कोई भी 2 टॉपिक तैयार कर लें या कोई भी 2 अच्छे वर्क तैयार कर लें, और बोर्ड पे टीचिंग के लिए भी कोई भी 2 चीज़ें तैयार कर लें। बोर्ड पे टीचिंग 2 मिनट की या 5 मिनट की होती है, उतना सा मसाला तैयार कर लें और हम इन 2 के अंदर उलझ करके रह जाते हैं, सिर्फ इतना ही प्रिपेयर करते हैं। मैं जिन चीज़ों पे चर्चा करूंगा वो सारी चीज़ें आपको आती हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, उन चीज़ों को आप प्रिपेयर कर लें, आप उन चीज़ों के लिए तैयार रहें, वो बताने के लिए मैं कोशिश करूंगा। देखिए, हमें ग्रामर को भी स्किप नहीं करना, हमें लिटरेचर को भी स्किप नहीं करना, हमें क्रिटिसिज्म और थियरी को भी स्किप नहीं करना। प्रत्येक चीज़ को हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। मैं अमूमन, आप ये सोचते होंगे कि जी इतना पूरा सिलेबस तैयार नहीं होगा, पूरा सिलेबस तैयार नहीं करना है। जैसे आपको बताया जाता है वो आप अगर 2-2 घंटे का समय दें, 3-3 घंटे का समय दें तो आसानी से 2 या 3 दिन में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे उस चीज़ पे आगे बढ़ते हैं, देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है? बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, और ऐसा हुआ है। प्रीवियस इंटरव्यूज जितने भी हैं उनमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ग्रामर आपके सिलेबस का पार्ट भी है, तो निश्चित रूप से ग्रामर आपकी तैयार होनी चाहिए। ठीक है, ग्रामर हम तैयार करें तो ग्रामर में हमें प्रिपेयर क्या करना है, क्योंकि ग्रामर तो काफ़ी बड़ी है। आपको प्रिपेयर ये करना है कि हर एक टॉपिक का अर्थ आपको पता होना चाहिए। कैसे? मान लीजिए आपके टॉपिक लगता है टेंस। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट इज टेंस। सिंपल सी बात है, आपसे क्वेश्चन किया गया व्हाट इज टेंस। आप अगर आंसर कर रहे हैं कि जी, मैं हिंदी मीडियम की अगर बात करूं, कई बार हम ऐसा आंसर कर देते हैं कि जी टेंस तो काल होता है, या टेंस इज फॉर्म ऑफ टाइम, या फिर रूल्स या ग्रामर, ऐसे करके कुछ आंसर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम गलत आंसर कर रहे हैं। हमें इन चीज़ों का पिन पॉइंट प्रिसाइज आंसर पता होना चाहिए, टेक्निकल आंसर पता होना चाहिए। जैसे टेंस के लिए हम कहें टेंस इज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, टेंस इज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अगर आप इस तरीके से आंसर देते हैं तो सीधा सीधा आपकी अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है, आपने चीज को ग्रेस्प किया है, न कि रटा है। आप टेंस से संबंधित रूल्स याद करके सेंटेंस सॉल्व नहीं करके आए हैं, आप बेसिक बात जानते हैं कि टेंस इज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। और उदाहरण लें, मान लीजिए कोई भी और टॉपिक आपसे, जैसे पैसिव वॉइस लगता है, सीधा आपसे क्वेश्चन कर लें व्हाट इज पैसिव वॉइस, और आप आंसर दें कि जहां वेयर ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट, और वेयर इज ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप ऐसे कुछ आंसर करें, मीन्स आपने इस चीज का पिन पॉइंट आंसर नहीं दिया। पैसिव वॉइस है be plus participle form of the verb, that is the exact answer। be plus participle form of the verb is called passive voice। passive voice में किसी भी verb को आपको लेके जाना है be plus participle form of the verb। ऐसे ही आपके ग्रामर के जितने भी टॉपिक लगते हैं उनका आपको सिंपल आंसर पता होना चाहिए।
इनके आगे ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कोई भी, मैंने पहले दिन से ही बताया, डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे नहीं किए जाएंगे, कोई रूल्स वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, यानी आपसे इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता जो आपको रटना पड़े। आपकी समझ, क्या आपने चीज़ को अच्छे से समझा है, इसी चीज़ को जांचा जाता है। ये बात हुई कि ग्रामर के टॉपिक्स हैं, उनको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आप सेंटेंस कैसे हो, टेंस के या वॉइस कैसे चेंज करने हैं, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं, इन चीज़ों को आपने पढ़ रखा है। मैं सिंपली इतना समझाना चाहता हूँ कि आपको वर्ड्स हैं उनके सेंस पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ग्रामर में जो हमको प्रिपेयर करनी है वो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। पीएससी का इंटरव्यू देने जाते हैं, इस चीज़ को हम बहुत बार स्किप कर जाते हैं और बहुत बार क्वेश्चंस इनसे पूछ लिया जाता है, बेदी बेसिक सा क्वेश्चन होता है और सिर्फ इसलिए कि हम इस पहलू पे ध्यान नहीं देते, इस कारण ये गलत कर देते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स कई बार पूछ लिए जाते हैं और पूछ क्या लिए जाते हैं, पूछे ही जाते हैं। अब इनमें हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसी चीज़ें पूछी जाती है। देखिए, जैसे सिंपली बहुत सारे शब्द हैं जो एक जैसा अर्थ देते हैं या एक जैसे स्पेल किए जाते हैं, जैसे अफेक्ट, इफेक्ट। देखिए, मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इंटरव्यू में आपसे बहुत डीप या फिर बहुत ज़्यादा जो मुश्किल प्रश्न है वो नहीं पूछे जाने, बिल्कुल ही धरातल से जुड़े हुए सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको सहज आंसर देना होता है। जैसे आपसे ये पूछ लिया गया, डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या अंतर है। मिलते जुलते से अर्थ देते हैं, डिस्कवरी खोज, इन्वेंशन, डिस्कवरी इन्वेंशन में क्या अंतर है, अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है, क्लॉथ और क्लॉथ्स, यानी एक कपड़े के गारमेंट के लिए यूज होने वाला शब्द है, एक कपड़े के थान के लिए यूज होने वाला शब्द है। तो इस तरह के जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इनको एक्सेस करना बहुत आसान है। आप सिंपली अगर अपने फ़ोन पे गूगल पे टाइप करते हैं तो भी ये ज़्यादा नहीं है, 50-60 वर्ड्स होंगे, उनकी लिस्ट आपके आगे आ जाएगी। सारे वर्ड्स से आप परिचित हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका अर्थ आपको ध्यान में रखना है कि ये ऐसा सेंस देता है और ये ऐसा सेंस देता है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे का काम है, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आपके टॉपिक्स हैं, उनका सेंस आपको कम से कम पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यूसेज से रिलेटेड। ग्रामर को जब यूज़ करते हैं तो कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये चीज़ें जब आपने ग्रामर पढ़ी थी, तब जब हम पढ़ते हैं तो कई बार ऐसे हमारे आगे आता है कि हाँ, ये बड़ा अमेजिंग है, इसका सेंस बहुत ही अच्छा है, या फिर ये बात वास्तव में ही रोचक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे आगे आती है जब अलग अलग टॉपिक्स हम पढ़ रहे होते हैं। वो चीज़ें, वो भेद हमें पता होने चाहिए। जैसे सिंपली हमसे अगर पूछा जाए he is to write means 2 प्लस इंफिनेटिव है is के साथ में, he has to write, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, या इनके सेंस में क्या डिफरेंस है। तो ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। ये जब आप थोड़ा सा चीज़ों पर गौर करते हैं तो आपके आगे आती चली जाती हैं। यूसेज से संबंधित बहुत सारी मॉडल्स के अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेंस के अंदर भी ऐसी चीज़ें। मैं ये नहीं कहता कि ये पूछा ही जाएगा, लेकिन ऐसे प्रश्नों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है आप 2 अच्छे राइटर तैयार करके गए बहुत अच्छे तरीके से, आपने 2 बोर्ड वर्क के लिए तैयार किया, लेकिन आप जब इंटरव्यू देने के लिए गए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट बजाय आपसे ये पूछने के कि आप क्या पढ़ के आए हो या फिर क्या आपने प्रिपेयर किया, आपका इंटरेस्ट किस में है, सीधा वो इसी पे चला गया कि आपके सिलेबस में टॉपिक लगता है ग्रामर और मैं आपसे पूछता हूँ ये क्वेश्चन। तो उस परिस्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रश्न मुझसे मत पूछो या नहीं आता, या फिर आप अगर उस परिस्थिति के लिए प्रिपेयर नहीं है तो निश्चित रूप से कई बार हमसे टेक्निकल आंसर या पिन पॉइंट आंसर है वो मिस हो जाता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है और ये प्रिपेयर करना कोई बहुत टाइम का काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये था ग्रामेटिकल पोर्शन, यानी आपका जो सिलेबस है उसमें ग्रामर के लिए आपको क्या क्या तैयार करना है। ग्रामर के लिए आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्रेस करना आना चाहिए,
कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो आपके तैयार होने चाहिए। यूसेज से संबंधित कई सेंटेंसेस होते हैं जो रोचक कर देते हैं, या ग्रामर की कुछ रोचकताएं होती हैं, उनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिटरेचर। ठीक है, ग्रामर आपने प्रिपेयर कर लिया, अब लिटरेचर में आपको क्या प्रिपेयर करना है। लिटरेचर में अमूमन ये होता है कि हम कोई भी दो राइटर्स को, उनके दो वर्क्स को प्रिपेयर करते हैं। बोर्ड वर्क के लिए हमने कोई भी दो टॉपिक प्रिपेयर कर लिए, बहुत ही अच्छी बात है, आप प्रिपेयर करते हैं इन चीज़ों को, ये निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं। लेकिन आपके लिटरेरी पीरियड्स हैं, लिटरेरी एजेस जो हैं या लिटरेरी टर्म्स हैं, उनसे रिलेटेड आपको प्रिपेयर रहना ही रहना है। आप इन चीज़ों को दिमाग में न रखें कि आप जो प्रिपेयर करके जाएंगे क्वेश्चन वैसा ही होगा। एक स्थिति ये बनती है कि आप जो प्रिपेयर करके गए उनसे पूछा गया, एक परिस्थिति ये हुई कि रैंडम क्वेश्चंस आए, उस परिस्थिति में आप मैदान न छोड़ दें, उसके लिए आपको तैयार रहना ही रहना पड़ेगा। और मैं जो आपको बता रहा हूं उसके लिए आपको नया कुछ नहीं करना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं और आपकी प्रिपेयर है। बस आपको मेंटली खुद को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। एजेस, लिटरेरी पीरियड्स यानी और लिटरेरी टर्म्स, इनमें क्या तैयार करना है। आप जितने भी लिटरेरी एजेस को पढ़ते हैं, उन एजेस के बारे में आपसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इस एज की पिन पॉइंट विशेषता मुझे बताएं, तो आपको पता होना चाहिए। एलिजाबेथन एज है, रेनेसां है, न्यू क्लासिकल एज है, रोमांटिसिज्म है, सभी एजेस की, विक्टोरियन एज है, सभी एजेस की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उनका पिन पॉइंट आंसर आपको पता होना चाहिए। आप लिटरेचर पढ़ के इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, आपको उस चीज़ का नॉलेज है, बस उसको थोड़ा जो धूल जम चुकी है आपके नॉलेज पे, उसको थोड़ा सा साफ करने की ज़रूरत है। आपको सब पता है। जैसे आपसे पूछा गया, एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे आपसे सिंपली पूछ लिया कि फीचर बताओ विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज की फीचर बतानी है, तो सिंपली आप पिन पॉइंट जो विशेषताएं हैं उनको दो तीन को उठा के लाएं। जैसे रिवोल्ट अगेंस्ट मटेरियलिज्म विक्टोरियन एज की काफ़ी बड़ी विशेषता थी। रोमांटिक एज है तो उनमें ऑर्डिनरी जो पीपल हैं उनकी लैंग्वेज पर जोर दिया गया। वर्ड्सवर्थ की जो परिभाषा है उससे आप दोनों तीनों शब्द हैं वो उठा सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। रेनेसां की बात करें, डिस्कवरी पर जोर दिया गया, ह्यूमनिज्म पर जोर दिया गया, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। न्यू क्लासिकल एज है तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एज थी और रूल्स रेगुलेशंस पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो प्रत्येक एज है उसकी आपको विशेषता है वो टेक्निकली पता होना चाहिए। उसके बाद हर एक एज, देखिए एज का फीचर तो आपको पता होना ही चाहिए। हर एक एज के 3-4 फीचर्स हैं। 5 ही मिनट का काम है। अगर आप लिखने के लिए बैठें, अपने एक पेज के ऊपर अगर आप लिखें, एजेस आपने पढ़ी है, वर्क्स भी आपने पढ़े हैं, जी तोड़ आपने मेहनत की है, रिटन एग्जाम पास करने के लिए हर चीज़ आपने पढ़ रखी है। बस आपको छंटनी करनी है उन 5-7 बातों की। हर एक एज है उसकी 3-3, 4-4 विशेषताएं आप लिख लें। विशेषताएं शॉर्ट होनी चाहिए, टेक्निकली सही होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए और आपको एक्सप्रेस करनी आनी चाहिए। जैसे विक्टोरियन एज, रिवोल्ट अगेंस्ट मटेरियलिज्म मैंने बोल दिया, तो आपको उसका एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। सामने वाले ने तुरंत क्वेश्चन, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादातर यही होता है कि आप जो आंसर करते हैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है। आपसे पूछ लिया कि इसका आंसर एग्जाम्पल दो, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। 3-4 जो फीचर्स आप तैयार करते हैं उनके एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हर एक एज के राइटर जो हैं वो आपने पढ़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे राइटर याद रखें, लेकिन हर एक एज का लीडिंग जो कैरेक्टर है, जो उस एज को रिप्रेजेंट करते हैं, उन 1-2 राइटर्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए। जैसे एलिजाबेथन एज की बात करें, शेक्सपियर, मार्लो, जो एज प्रेजेंट ही ड्रामा को कर रही है, फेमस ही उसके लिए है, आपको पता होना चाहिए कि ये 2 फेमस राइटर हैं, उनकी ऐसी ऐसी 2 रचनाएं हैं। सारी आपकी पढ़ी हुई हैं, फीचर्स भी आपको पता है, ऐसी ऐसी 2 रचनाएं हैं। आपको
वो याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में उनका एक ओवरव्यू होना चाहिए जिससे कि आप संभावित प्रश्न को उत्तर कर सकें। अब आपने जो दो तैयार किए उनका क्या होगा? देखिए, आपने जो तैयार किए हैं कोशिश कीजिए कि आप जो आंसर कर रहे हैं उन आंसर्स को कहीं ना कहीं उन 200 जोड़ें। मान लीजिए कि आपने कोई भी 2 राइटर तैयार कर लिए और दोनों राइटर आपने तैयार किए रोमांटिक एज के। आपसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने क्वेश्चन सीधा सीधा एलिजाबेथन एज से कर दिया, उसके फीचर पूछे, आप उस चीज को यहां तक कैसे पहुंचाएं, या फिर आपने फीचर बताया उसके बाद राइटिंग का जिक्र हुआ और सामने वाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने कह दिया कि ये अलग कैसे है, ये राइटर शेक्सपियर कैसे अलग है, या ये विशेषता अलग कैसे है। तो आप उस विशेषता को इससे कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि आपके मुद्दे पे वो आ जाए। खैर, आगे प्रश्न जो हैं कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं उन पे चर्चा करेंगे, तो इस बात पे भी आएंगे। आपको हर एज की विशेषताएं हैं वो याद होनी चाहिए। देखिए, ये चीज आपकी सहायता करेगी स्पोकन की, जो आप कहते हैं कि जी स्पोकन में प्रॉब्लम होती है, उसको ओवरकम करने में, क्योंकि आप जितना अच्छे तरीके से चीजों को समझ के तैयार करेंगे उतना ही आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी कि स्पोकन की दिक्कत है। क्योंकि फिर आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि कहां से उठा के पूछेगा, क्या पूछेगा, ये पूछ लेगा बता दूंगा, ये पूछ लेगा बता दूंगा। और बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, चीजें आपने सारी की सारी पढ़ी हुई हैं, सारी की सारी चीजें आपको याद है, बस थोड़ा सा उसको दोबारा देखने की जरूरत है। आपको 3-4 फीचर्स हर एज के पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स उनके पता होना चाहिए, एजेस से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइसेस भी आपको पता होने चाहिए, और एजेस से रिलेटेड जैसे मेटाफिजिकल पोइट्री है आपको पता होना चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी विट्स हैं आपको इनका पता होना चाहिए, और जो ज़्यादा प्रभावी हैं जिन पर डिस्कशन किया जा सकता है, जैसे यूनिवर्सिटी विट्स और मेटाफिजिकल पॉइंट्स हैं, उनमें मेटाफिजिकल पॉइंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डीप नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको तब तक सामने वाला डीप नहीं लेके जाएगा जब तक आप झूठा इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश न करें। आप कहीं भी इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको डीप वो क्वेश्चन करेंगे। अगर आप सिंपल आंसर देते हैं तो डिस्कशन का जो मैटर रहता है, डिस्कशन जिन चीज़ों पे किया जाता है वो वही चीज़ें होती हैं जो खूब महत्वपूर्ण हैं, जो वास्तव में चर्चा का विषय है। जैसे एजेस आपने तैयार की, एजेस के फीचर्स आपने 3-4 फीचर्स तैयार किए, इनके एग्जाम्पल्स तैयार किए। अब एजेस के राइटर्स हैं, शेक्सपियर को कौन डिस्कस नहीं कर सकता, सारे कर सकते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि शेक्सपियर के कोई 2 वर्क, तो आप वही 2 वर्क तैयार करो ना जो आपने या तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के समय पढ़े हैं, या फिर जनरली आपने एमए में या कहीं ना कहीं पढ़े हैं, जैसे मैकबेथ लगता रहता है, एज यू लाइक लगता रहता है। आप उनको हल्का फुल्का अपने माइंड में रखें, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, उनकी भी आपको फीचर्स पता होना चाहिए और चीज़ों से वो अलग कैसे है। इसी तरीके से जो एजेस से रिलेटेड जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे मेटाफिजिकल पोइट्री है, मेटाफिजिकल पोइट्री काफ़ी डिस्कशन का विषय है, मेटाफिजिकल पोइट्री आपकी तैयार होनी चाहिए। इसी तरीके से अन्य जो एजेस से रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हैं वो थोड़े थोड़े आपको पता होना चाहिए, जो फेमस चीज़ें हैं। फिर जैसे एब्सर्ड, ड्रामा ऑफ एब्सर्ड की हम बात करें तो वो टॉपिक डिस्कस किया जा सकता है। मॉडर्न जो लिटरेचर है उनमें खूब ऐसी टर्में हैं जो आप उन टर्म्स को आसानी से आप डिस्कस कर सकते हैं, और वो खूब बार आगे भी आती हैं आपके, तो उनको आप प्रिपेयर रखें विद एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं। लिटरेरी टर्म्स जो हैं आपसे पूछा जा सकता है, लिटरेरी टर्म्स कोई भी पोइट्री का एग्जांपल दे करके ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि लिटरेरी टर्म, इस लिटरेरी टर्म को आप एक्सप्रेस करो, या लिटरेरी टर्म्स को कंपेयर करवाया जा सकता है। लिटरेरी टर्म्स में क्या क्या, इस लिटरेरी डिवाइस में और इस लिटरेरी डिवाइस के अंदर क्या अंतर है, आपको पता होना चाहिए, अच्छे से एक्सप्रेस करनी आनी चाहिए विद एग्जांपल। जितना सरल तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे, जितना सटीक आपका आंसर होगा, उतना ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा। आपके वर्ड्स भले ही बहुत ही हैवी या बहुत ही सोफिस्टिकेटेड न हो, अगर सिंपल से सिंपल शब्द हैं और चीज़ आप बहुत ही सरल तरीके से सामने वाले तक कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो आपका आंसर बेस्ट है। लिटरेरी टर्म्स एक बार देख लें,
वे लिटरेरी टर्म्स वो जो ज़्यादातर यूज होती रहती हैं। देखिए आपको टारगेट करना है, आप ये मान के चलिए कि आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं और बीए और एमए के जो स्टूडेंट्स हैं, आप ये मानिए कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, वो बीए और एमए के स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये स्टूडेंट बीए और एमए के होते तो क्या चीज़ें आपसे पूछ सकते थे? क्या आपसे वो एलिजाबेथ उनका बहुत ही कोई चुनिंदा राइटर पूछते या बहुत ही डीप जा करके कोई क्वेश्चन करते? नहीं, वो आपसे सरफेस का अच्छा सा क्वेश्चन करते जिसको आप अच्छे से डिस्कस कर पाएं। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रख करके इन चीज़ों को प्रिपेयर करें। आगे बढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म और थियरी पर आते हैं। हमने ग्रामर की बात की, हमने बात की लिटरेचर की, नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म एंड थियरी। जब हम क्रिटिसिज्म और थियरी की बात करें तो ये ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा रहा है कि क्रिटिसिज्म एंड थियरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, थियरी में ऑप्शन दिया जाता है आपको। सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, वो रैंडम क्वेश्चन करें थियरी से, ऐसा बहुत कम चांस होता है। आपसे पूछा जाता है थियरी में आप कौन सी थियरी को डिस्कस करना चाहेंगे, या थियरी में कौन सी थियरी है जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, तो कोई भी एक थियरी आप लिटरेरी थियरी अच्छे से तैयार कर लें। लिटरेरी थियरी जब तैयार करें, आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए कि आपने थियरी तैयार की फेमिनिज्म, आपको पता होना चाहिए, मैंने सबसे पहले ही बता दिया, पहला प्रश्न मान लो ये हो गया कि आप क्रिटिसिज्म और थियरी तैयार करके गए, सामने वाले ने पहला प्रश्न ये दागा, व्हाट इज क्रिटिसिज्म, और आप उसके लिए तैयार नहीं थे कि हाँ क्रिटिसिज्म खूब पढ़ा, थियरी खूब पढ़ी, लेकिन इसका पिन पॉइंट आंसर आपको पता है क्रिटिसिज्म, अगर सामने वाला आपको पिन पॉइंट आंसर बता दे और 4 ऑप्शन छंटनी। देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर में ये थोड़ी सी हमारे अंदर दिक्कत आ जाती है इंटरव्यू देते टाइम, कि हमें ये लगता है कि यार 4 ऑप्शन दे देना, फिर तो 1 मिनट में बता दूं कि इसका पिन पॉइंट आंसर कौन सा है। बस इसी चीज को हमें थोड़ा प्रिपेयर करना है कि बजाय 4 ऑप्शन के हमें आंसर देना है, हमें ऑब्जेक्टिव से सिर्फ सब्जेक्टिव की तरफ स्विच करना है। नॉलेज आपको है तो आप प्रत्येक शब्द जो है, मैन वे शब्द जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, कम से कम उनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज क्रिटिसिज्म, व्हाट इज थियरी, व्हाट इज फेमिनिज्म, व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म। आप जितने भी लिटरेरी थियरी और क्रिटिसिज्म है उनके आगे व्हाट तो लिख ही लें, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए ये है क्या, क्योंकि डिस्कस ये नहीं करेगा कि ये थियरी किसने दी, इस थियरी के कोई 5 वर्क बता दो, या इस थियरी के मूवमेंट्स कौन से हैं। बजाय इसके वो सबसे पहले डिस्कस यही करेगा कि ये है क्या आप ये जानते हैं ये है क्या, या सिर्फ रट के आए हैं। तो आप सिंपली अपने दिमाग में इस चीज के लिए प्रिपेयर रहें कि ये है क्या। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव बातें हैं उन पे आते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बजाय सब्जेक्टिव चीजें हैं उनको ज्यादा मापा जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था, कोई डेटा अगर आप मिस कर जाते हैं, कोई ऑब्जेक्टिविटी का क्वेश्चन है, सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप उसे मिस कर जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फेमिनिज्म मान लीजिए आपने तैयार किया, व्हाट इज फेमिनिज्म, फिर इससे रिलेटेड वर्क्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप जिस लिटरेरी थियरी को तैयार करें, कम से कम उस थियरी का अर्थ आपको पता होना चाहिए, अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाएं। उसका अगर कोई मेजर माइलस्टोन है वो आपको पता होना चाहिए, और आपसे उम्मीद ये भी की जाती है कि आप उस थियरी के 1 या 2 वर्क उससे जो कनेक्ट हो रहे हों उनको आप कुछ जरूर डिस्कस कर पाएं, इस थियरी को कहीं ना कहीं आप किसी वर्क से जरूर कनेक्ट कर पाएं। लिटरेरी थियरी और क्रिटिसिज्म की जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को एक बार जरूर देख लें, आपको पता होना। सिंपली पूछा जा सकता है आपसे कि फलां टर्म है उसको वो क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कई बार देखिए जैसे सिंपली आप तैयार करके खूब गए और आपसे पूछ लिया कि पोस्ट कॉलोनियल, देखिए प्रश्न किस तरह के हो सकते हैं और कितनी सरल चीजों को हम मिस कर देते हैं। पोस्ट कॉलोनियल, एक आपसे कहा कि हाइफन लगा के लिखो, अब आपसे पूछा जाए कि इनमें अंतर क्या है, ये भी पोस्ट कॉलोनियल है, इसमें हाइफन का यूज नहीं किया गया, इसमें किया गया है, और दोनों में अंतर क्या है।
तो देखिए ये चीज़ ये दर्शाती है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते हैं या नहीं करते, आप सरल चीज़ें, सामान्य चीज़ें उन पर नज़र रखते हैं या नहीं रखते। तो इन ऐसी चीज़ों का भी आपको पता होना चाहिए, यानी अवेयर आपको खूब रहना है। और चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी सरल, बचपन से आप ये लगाते आ रहे हैं, जी मैं आया वहाँ लगा दिया। तो इन चीज़ों का आपको कम से कम पता होना चाहिए। जो टॉपिक हैं, देखिए ये टॉपिक लगता है, लिटरेरी थियरी क्रिटिसिज्म जब हम पढ़ते हैं तो ये टॉपिक लगता है। टॉपिक का नेम आपने अच्छे से अगर पढ़ा हो तो ये सही है या ये सही है, और सही दोनों ही अगर हैं तो ये क्या सेंस देता है, ये क्या सेंस देता है, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। लिटरेरी थियरी है, उसमें भी ये बात लागू होती है कि थियरी से रिलेटेड टर्म्स आपको पता होना चाहिए और लिटरेरी एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ टर्म्स हैं, फैंसी, इमेजिनेशन में क्या अंतर है, इगोटिस्टिक, सबलाइम, नेगेटिव कैपेबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, हेट्रोग्लासिया, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, टर्म्स आपने सारी पढ़ी हैं, आपने एग्जाम के लिए तैयारी की है तो कोई आपके लिए नई नहीं है, सारी आपको पता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये होगा, ध्यान रखिएगा, व्हाट। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन हो रहा था हु, किसने टर्म दी, या फिर ये किससे रिलेटेड है। यहां पे आपसे क्वेश्चन होगा व्हाट, है क्या, वहां आपको अच्छे से व्यक्त करना आना चाहिए। नेगेटिव कैपेबिलिटी है, आप आसानी से ऑब्जेक्टिव पेपर में कनेक्ट कर देंगे, किड्स है, आप आसानी से ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल बता देंगे कि इस पोइम के अंदर इसका यूज किया गया है। आपसे वहां प्रश्न पूछा जाएगा व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी, एंड आपको अच्छे से एक्सप्रेस करना होगा। ऐसे नहीं कि आप लिपापोती कर दें कि जी ऐसे ऐसे करके ये एक परिभाषा रटी हुई है ये बता दें, नहीं, आपके अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए और उनको आपको समझाना है। वो अपने सब्जेक्ट के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। आपका इंटरव्यू लेने जो एक्सपर्ट आए हैं वो हर चीज़ को अच्छे से जानते हैं, उन्होंने जीवन भर वो सब्जेक्ट पढ़ाया है, और जिस व्यक्ति को जितना नॉलेज होता है वो उतना ही सरल बनता जाता है, वो चीज़ों को उतना ही सरल बनाता जाता है। तो क्योंकि आपके सामने सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठा है, उसको खूब नॉलेज है, तो सरल शब्दों में उसे हर चीज़ का अर्थ पता है, और वो आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि सरल से सरल शब्द में आप इस चीज़ को बता सकते हैं या नहीं बता सकते। इसलिए कोई बहुत भारी वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, कोई बहुत ही कठिन परिभाषाएं आपको नहीं रटनी है, सीधा सटीक और सरल शब्दों में उस चीज़ को आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन किए हैं जो मेरी समझ में मुझे लगता है कि आपसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ये चीज़ें पूछ सकते हैं। आपको इन क्वेश्चंस को एक पेज पे नोट कर लेना है, और उम्मीद करता हूं कि इन्हीं में से एक क्वेश्चन होगा जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपसे पूछेगा जब आपकी बात उससे शुरू होगी। तो इन क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहें। क्वेश्चंस ये ना सोचें कि किस किस चीज़ को प्रिपेयर करना है। देखिए आपने जो 2 टॉपिक या 2 राइटर या 2 बोर्ड वर्क के लिए चीज़ें तैयार कर रखी हैं, ये उनसे रिलेटेड ही हैं, कोई आपको एक्सेप्शनल चीज़ें तैयार नहीं करनी। आपने जो पढ़ा है वही आपको हेल्प करेगा, आपने जो पढ़ा है उसी चीज़ को बस नए ढंग से तैयार करना है और कुछ नहीं करना, और 1-2 दिन में आप इस चीज़ को आसानी से हर एक चीज़ के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन आपसे यूं हो सकता है, व्हाट हैव यू रिसेंटली रेड इन लिटरेचर। आपने हाल ही में लिटरेचर में क्या पढ़ा है। देखिए आप तैयार करके गए 2 वर्क, आपने उम्मीद की थी आपसे ये पूछा जाए कि आप क्या पढ़ के आए हो, या फिर आपने कौन सी चीज़ तैयार की है, और सामने वाले ने क्वेश्चन कर दिया व्हाट हैव यू रिसेंटली रेड इन लिटरेचर। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जाता है तो एक तो इस क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि हाल ही में प्रकाशित जो पब्लिश चीज़ हुई है वो आपने कौन सी पढ़ी है। हो सकता है आपने रिसेंटली कोई जो 2 वर्क आपने तैयार किए हैं उनको ही पढ़ा हो, आप वैसा आंसर कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए, देखिए क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमसे पूछा जाएगा व्हाट हैव यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, आपने क्या तैयार किया है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, व्हाट हैव यू रिसेंटली रेड इन लिटरेचर, आपने लिटरेचर में अभी भी क्या पढ़ा है। आप सिंपली उन 2 वर्क्स में से भी किसी को बता सकते हैं। अगर आप मॉडर्न किसी लिटरेरी वर्क के टच में हैं तो आप उसे भी आंसर कर सकते हैं।
लेकिन ये ध्यान रखिए, आप जो भी आंसर करें, मैंने आपको बताया एक पेज पे लिख लें इन प्रश्नों को, इन प्रश्न का जो भी आप आंसर दे रहे हैं तो अपने दिमाग में इस चीज का ध्यान रखें, आप जो आंसर देंगे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन निकलेगा। कहीं ऐसा न हो कि आप खुद को अलग दिखाने के लिए कोई ऐसा आंसर कर बैठें जो आपको मुश्किल में डाल दे। आपने मान लो कोई लिटरेरी वर्क पढ़ा है अभी अभी नया, आपने 10 एक पन्ने पढ़े हैं और आप ये दर्शाना चाहते हो कि मैं करंट में लिटरेचर के बहुत अच्छे टच में हूँ, अभी 2022 में ये पब्लिश हुआ है और मैंने इस वर्क को पढ़ा है, ये मैं दर्शाऊं। आपने उस वर्क का नाम ले दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन उस वर्क से उन्होंने उठा लिया या उस वर्क को वो डिस्कस करने बैठ गए, आप मुश्किल में फंस सकते हैं। तो आपको जिस चीज में आप कंफर्टेबल हैं, जिस चीज को आपने ईमानदारी से अभी पढ़ा है, आप वही आंसर कीजिए ना। आप ईमानदारी ये है कि आप 2 वर्क तैयार करके गए थे, तो आपने उन 2 वर्क्स को पढ़ा है, तो एक्सेप्शनल होने की या फिर बहुत अलग दिखने की कहाँ जरूरत है, आप वही आंसर कर दीजिए ना कि यही पढ़ा है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, ये बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि जी पीएचडी कर रहे हैं तो वो तैयार रहते हैं कि पीएचडी का टॉपिक डिस्कस होगा, और जो नहीं कर रहे हैं सिर्फ नेट क्लियर हैं, वो ये कहते हैं जी पीएचडी हमने नहीं किए तो पीएचडी वाला तो कोई इश्यू होगा ही नहीं, हमसे तो क्वेश्चन दूसरे पूछे जाएंगे। नहीं, पीएचडी वाले से जब पूछा जा सकता है पीएचडी के बारे में, पीएचडी डिस्कस की जा सकती है, तो आपका भी इंटरेस्ट डिस्कस किया जा सकता है। आपसे ये डिस्कस किया जा सकता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, आपसे अभी 1 मिनट पहले पूछा गया था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, कॉलेज एजुकेशन में क्यों आना चाहते हैं। आपने आंसर किया कि कॉलेज एजुकेशन में रिसर्च के फील्ड में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए आना चाहता हूं। तो आप बताइए ना कि आप पीएचडी किस टॉपिक पे करना चाहेंगे। पीएचडी हर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनिवार्य है। जब आप सर्विस में आएंगे उसके बाद आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पीएचडी किस टॉपिक पे करेंगे, किस टॉपिक को प्रेफर करेंगे। उस परिस्थिति में भी देखिए, आपने कोई 2 वर्क तैयार किए हैं या आपने कोई एज तैयार की है लिटरेरी, आप वही आंसर कर देना कि मैं इस जो आपने वर्क तैयार किया है, मान लीजिए उस राइटर को भी आपने अच्छे से पढ़ा है, वर्क से रिलेटेड जो अदर वर्क्स हैं उनको आपको कनेक्ट करना आता है, आप वैसा ही कुछ आंसर कीजिए ना, ताकि वो आपके आंसर से उस वर्क पे आ जाएं। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है, आप इसको प्रिपेयर करें कि आप पीएचडी किस टॉपिक पे करना चाहेंगे, पीएचडी किस सब्जेक्ट पे करना चाहेंगे। आप अगर पीएचडी कर चुके हैं तो कोई बताने की जरूरत है नहीं, आपने पीएचडी का इंटरव्यू भी दिया होगा। पीएचडी अगर आप कर चुके हैं तो आपको निश्चित रूप से आपका जो पीएचडी का टॉपिक रहा है, आपने जिस टॉपिक पे पीएचडी किया है वो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। आपके रिसर्च पेपर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन विच टॉपिक डू यू वांट टू परस्यू पीएचडी, जैसा मैंने आपको बताया, पीएचडी जिसने कर ली उससे भी प्रश्न हो सकता है, जो पीएचडी परस्यू करेंगे उनसे भी क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, आप इंटरव्यू देने गए, पीएससी मेंबर ने आपसे क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा, ये भी रोचक है। पीएससी मेंबर हो सकता है आपका परिचय पूछते ही आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास भेज दें। सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपसे ये पूछे कि आप क्या पढ़ के आए हैं या फिर आपने कौन से 2 टॉपिक या 1 टॉपिक प्रिपेयर किया है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि आपके एमए में ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था। बिल्कुल कर सकते हैं और करते हैं। आप जितने भी तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का जितने इंटरव्यू देंगे, ये पक्का मान के चलिए ये क्वेश्चंस किसी न किसी से पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही बनेंगे। आपने, और फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर करेंगे आपका इंटरव्यू उसमें से ही निकलता जाएगा। आपने जो भी आंसर किया वो आपसे उससे संबंधित कोई चीज पूछेंगे, फिर आपने जो आंसर किया उसमें से वो एक चीज उठाएंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस बारे में स्मार्ट रहें। आपने ये प्रश्न तैयार किया, इसका जो उत्तर तैयार किया, तो उस उत्तर में से क्या क्या प्रश्न बन सकता है उसके लिए खुद को तैयार रखें। फिर आप क्या उत्तर दे सकते हो और उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है। कम से कम 2 स्टेप आप तैयार रखें ताकि आप अच्छा डिस्कशन करें। और डिस्कशन के बारे में ऐसे है, एक बार हेल्दी डिस्कशन अगर शुरू हो गया
तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, चीज़ें सारी आपको आती हैं। जब आपने आरपीसी का रिटन एग्जाम फाइट किया है तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको पता नहीं है, आपको चीज़ें अच्छे से पता है। शुरुआत अगर अच्छी होगी तो इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। फिर है ऑप्शनल सब्जेक्ट, एमए में कौन कौन से रहे हैं, या फिर कई बार ऐसे भी रैंडम क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं कि एमए फाइनल के अंदर कौन कौन से पेपर लगते थे आपके। उस स्थिति में आपको 4 या 5 जो पेपर हैं वो बताने हैं, और इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है। तो आप जो टॉपिक तैयार कर रहे हैं, जो एज अच्छे तरीके से आप तैयार कर रहे हैं, वो आप बताएं और उसके राइटर्स आपसे डिस्कस किए जा सकते हैं। आगे बढ़ें, देखिए जो क्वेश्चंस हैं उनका इलाज क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। विच राइटर और एज डू यू लाइक मोस्ट इन लिटरेचर, लिटरेचर में कौन सा राइटर आप लाइक करते हैं। आप दो, ये यूनिवर्सल बात है भाई, 2 राइटर तैयार करते हैं, 2 वर्क तैयार करते हैं, और लगभग ऐसा ही करते हैं सारे। तो ये क्वेश्चन तो उनके लिए इजी रहता है कि कौन सा राइटर आपने तैयार किया है, तो उन जो आपने प्रिपेयर किया है उसमें से आपको बता देना है। कौन सी एज आपको अच्छी लगती है लिटरेचर में, किस एज को आप अच्छा इंटरेस्ट फील करते हैं पढ़ते टाइम। तो देखिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था, आपको ग्रामर में हर एक जो टॉपिक है उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हैं वो पता होना चाहिए। ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो अच्छी चीज़ें हैं जो वास्तव में अमेजिंग है, जिन्हें बताएं तो थोड़ी प्रभावित करने वाली हैं, उन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए ताकि आप उलझे नहीं। इसके बाद हम लिटरेचर की बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा किसी भी एज को स्किप नहीं करना। स्किप आप तभी करें जब आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हों कि हाँ मैं पक्का भाग्य भरोसे हूँ कि मुझसे तो ये पूछा जाएगा। अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो आपको मेहनत हो सकता है एक दिन ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन आप मेंटली ऐसे प्रिपेयर होंगे कि कहीं से कुछ भी पूछ ले मैं प्रिपेयर हूँ। आपको हर एक एज के फीचर्स 4-5 इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। 2-2 राइटर्स हैं, उनके कॉमन आपको फीचर्स थोड़े पता होना चाहिए, एक दो वर्क उनके पता होने चाहिए, और ये आपको पता है थोड़ा सा दोबारा तैयार करने हैं। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट डू यू लाइक, ड्रामा, पोइट्री, प्रोज, इनमें से आप क्या लाइक करते हैं। तो आप कोई भी अच्छे वर्क्स, जो हमने शुरू में ही कहा था हर एक जना 2 वर्क तैयार कर रहा है, कोई भी 2 राइटिंग्स जो हैं वो तैयार कर रहा है, 2 राइटर्स को तैयार कर रहा है, और बोर्ड टीचिंग के लिए 2 टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं। तो इन प्रश्नों का आंसर इनमें से तो आसानी से दिया जा सकता है। आप इनमें से किसी का नाम ले दें, या आपने अगर पोइट्री प्रिपेयर की है तो आप पोइट्री पे चले जाएं। क्यों, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कहा जी मुझे तो पोइट्री अच्छी लगती है, सामने वाले ने पूछा क्यों अच्छी लगती है भाई। अब आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि जी अच्छी लगती है तो लगती है, नहीं, आपको उसकी प्रासंगिकता पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वाई डू यू लाइक इट, आप इसे क्यों पसंद करते हैं, ऐसा क्या है इसमें जो आपको अपील करता है। इन तीनों में से कौन सी चीज ऐसी है जो आपको अपील करती है, आपको प्रभावित करती है, इसलिए आप इसको लाइक करते हैं। ये सॉरी प्रोज नहीं लिखा मैंने, पोइट्री लिख दिया। ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, इनमें से आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद है। आगे बढ़ते हैं। कई बार रैंडम क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आपने इंटरव्यू के लिए अच्छी प्रिपरेशन की, आपने क्वेश्चंस भी अपने दिमाग में सेट किए, तैयार किए, कई बार रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। कुछ कैसे आ सकते हैं, कुछ एक क्वेश्चन है जो मैं समझता हूँ आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, जो मुझे थोड़े से ऐसे लगे, और कोई ये 5 मिनट का ही काम है, अगर आप प्रिपेयर करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार ये चीज़ें आपको कंफर्टेबल फील करवाते हैं इंटरव्यू में। जब आप रैंडम क्वेश्चन का आंसर अच्छा दे देते हो तो आपके दिमाग में एक कॉन्फिडेंस का भाव आता है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कोई भी फेमस कोट, कई बार इंटरव्यू भी इससे शुरू हो जाता है। आप इंटरव्यू देने गए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने आपसे कोई फेमस कोट, या फिर आपको पूछा कि कौन सी एज आप प्रीफर करेंगे डिस्कशन के लिए, आपने एज बताई रोमांटिक, और उस एज के बजाय राइटर पे जाने के उन्होंने कोई कोटेशन बोला, या फिर कोई पोइट्री से उठा करके या ड्रामा से उठा करके कोई फेमस लाइन बोली, और पूछा कि ये कहाँ से ली गई है, फिर उस राइटर पे डिस्कशन प्रारंभ होता है। ऐसा हो सकता है
आपने जब रिटन एग्जाम की तैयारी की थी तो कोटेशंस खूब तैयार किए, पोइट्री की जो फेमस लाइंस है वो खूब तैयार की और आपको अच्छे से याद भी है। आपको इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना है। पिछली बार हम जब इंटरव्यू दे रहे थे तो मेंडिंग वॉल्स से कई बार क्वेश्चन किए गए थे, कई जनों से क्वेश्चन किया गया था। नेम्स ऑफ 2 डिक्शनरीज, कई बार ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो ये जानना चाहते हैं। अब डिक्शनरी किसने नहीं पढ़ी? डिक्शनरी तो सभी परिचित हैं, डिक्शनरी तो निश्चित रूप से पढ़ते हैं। अब नेम ऑफ 2 डिक्शनरीज पूछ लिए और हम असहज हो गए, अनकंफर्टेबल हो गए कि ये क्या पूछ लिया। इसका मतलब हम रैंडम क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर नहीं है और ये गलत मैसेज देता है। आपको सहज रहना है। डिक्शनरी की आपने पढ़ी नहीं, कोई भी 2 डिक्शनरीज का नाम बोल दीजिए। डिक्शनरी का नाम पूछ सकते हैं, कोई भी फेमस 2 या 3 बुक्स आप बताइए, ऐसा पूछ सकते हैं, या कौन सी 2 या 3 बुक्स आप लाइक करते हैं। इनमें अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है, एनी 4 नॉवेल्स इन योर कलेक्शन, कौन से कोई 4 नॉवल बताएं। तो देखिए यहाँ आपको ईमानदार रहना होता है। आप कहीं ये ना सोचें कि भी मैं कोई अच्छे से राइटर के नॉवल बताऊं तो ये इंप्रेस होंगे, नहीं। आपके घर पे अगर आपने एज यू लाइक इट रख रखा है तो वही बता दो। आप जितना ईमानदार रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। सॉरी, एज यू लाइक इट ड्रामा है। कोई भी आपसे नॉवल पूछे या बुक्स पूछे तो आप कोई भी 4 बुक्स जो आपके पास हैं, लिटरेचर के आप स्टूडेंट हैं, निश्चित रूप से बुक्स आपके पास हैं, पूछ सकते हैं आपसे। मैगजीन से रिलेटेड क्वेश्चंस, आप पीएचडी करते हैं या पीएचडी की हुई है तो आप इनसे परिचित हैं, और अगर आप पीएचडी किए हुए हैं तो पूछ सकते हैं आपसे कोई भी पीयर रिव्यूड या फिर यूजीसी जर्नल्स, कोई भी नाम बताएं आप, आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पता होना चाहिए। मॉडर्न राइटर्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में न पढ़ना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मॉडर्न राइटर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपके लिटरेरी टेस्ट को वो जानना चाहते हैं कि क्या आप मॉडर्न राइटर्स से भी टच में रहते हैं। इसके संबंध में आपको कोई राइटर जो मॉडर्न है वो बहुत ज़्यादा तैयार नहीं करने या उनके वर्क्स बहुत ज़्यादा तैयार नहीं करने, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाल ही में रिसेंटली अगर इंडिया के अंदर जो अवार्ड दिए जाते हैं लिटरेचर को लेकर के, वो किसको दिया गया है या कौन से वर्क के लिए दिया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता रहता है, किसको दिया गया है, या फिर किसी को अगर बुकर प्राइज मिला है या नोबेल मिला है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको थोड़ा सा लिटरेरी टेस्ट होना चाहिए, आपको थोड़ी सी उसकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत डीप इन क्वेश्चंस को तैयार नहीं करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आप स्कूल टीचर हैं, अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं, स्वाभाविक है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, टीच समथिंग दैट यू टीच इन स्कूल। आप स्कूल में पढ़ाते हैं, आप इंग्लिश के टीचर हैं, कोई स्कूल में जो आप पढ़ाते हैं उसमें से कोई आप बताइए, कोई पोइट्री बता दीजिए या कोई भी लेसन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है और पता चलता है कि आप जो पढ़ाते हैं उसके लिए आप कितना का ऑनेस्ट हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। अगर आप स्कूल लेक्चरर हैं या फिर स्कूल टीचर हैं तो स्कूल जो टेक्स्ट बुक है स्कूल की आपकी, उसमें से कोई एक चीज़ बेहतर रहेगा कि कोई आप छोटी सी पोइम, क्योंकि जनरली 12th क्लास तक किड्स की भी पोइम लगती हैं, वर्ड्सवर्थ की भी पोइम मिल जाएगी आपको, और ये राइटर अगर डिस्कशन पे भी चले जाए ना तो डिस्कस करने के लिए बिजी रहते हैं। मैंने आपको कहा है आप जो आंसर करेंगे उनसे ही क्वेश्चन निकल के आएगा, तो डिस्कशन के लिए आप तैयार रहें। कहीं आप स्कूल में क्या पढ़ाते हैं ऐसा प्रश्न आया सामने वाले से और आपने दिमाग में कुछ नहीं आया, पहला लेसन है उसका नाम ले दिया, अब उसका राइटर कौन है आपको नहीं पता। कोई ऐसा राइटर जो आपके दिमाग में नहीं है या फिर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसी कोई पोइट्री को चूज़ करें, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, इन फेमस राइटर्स से रिलेटेड पोइम्स लगती रहती हैं, तो उसको आप चूज़ करें। वो आपसे कोई क्लास नहीं पूछेंगे, आप 1 to 12 सीनियर क्लास के अंदर या 11th क्लास के अंदर ऐसी पोइम्स लगती हैं जिनमें ये राइटर्स हैं, आप उनको ईजिली डिस्कस कर पाएंगे। इसलिए ऐसे रैंडम क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार रहें। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू डू टू बेटर इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी पढ़ाते समय, जैसे आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप उस चीज़ को बेटर करने के लिए स्कूल एजुकेशन में आप कौन सी चीज़ है जिसमें आप सुधार करना चाहेंगे, ऐसा क्या है जिसमें आप चाहते हैं कि हम सुधार करें।
तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। और सुधार तो यही करना होता है, स्लो लर्नर्स इंग्लिश में खूब होते हैं। जब आप ही ये फील कर रहे हो कि जी स्पोकन में दिक्कत आती है, तो बच्चा भी ये फील कर ही रहा है कि जब गुरुजी की ही दिक्कत है तो हमारे भी थोड़ी दिक्कत होती है इंग्लिश के अंदर। तो स्लो लर्नर्स के लिए आप क्या करेंगे स्कूल एजुकेशन में? स्लो लर्न, देखिए आप कॉलेज में जा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन आपके फील्ड से किया जा रहा है। जानना चाहते हैं कि आप अपने फील्ड को लेकर के कितना एक्टिव हो, कुछ आप इन्वेंटिव हो या नहीं हो, कुछ नवाचार कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। हमने जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए, हमने जिन जिन चीज़ों पे बात की, उम्मीद करता हूँ ये आपके इंटरव्यू को बेहतर बनाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनमें ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी, आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेंगी। कुछ बातें मैं 1 आध मिनट का समय लूँगा आपका, डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए इंटरव्यू देते समय मैंने पहले दिन ही कहा था, एक शब्द होता है कॉन्फिडेंस। सारे यही कहते हैं कॉन्फिडेंट रहो। तो कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आप उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो जो आपसे पूछी जानी है। आप ऑब्जेक्टिव पेपर में कॉन्फिडेंस कहां से ले आते हो? क्योंकि आपको ये पता है, आपने ओल्ड पेपर्स पढ़े। ओल्ड पेपर्स जब आप पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आपको ये दिमाग में आ जाता है कि मेरे से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप उस वे में पढ़ने लग जाते हैं। पढ़ते पढ़ते आपका खुद का दिमाग है वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच बना लेता है। आपको ये पता लगने लग जाता है कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है ना, इसमें से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, ये चीज़ पढ़ी है इसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो। ठीक वैसे ही जब आप इंटरव्यू के लिए इन सारे क्वेश्चंस को जो हमने डिस्कस किए हैं, जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं, आप इनको प्रिपेयर करके उनका बार बार अभ्यास करोगे तो आप मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओगे कि हाँ मुझे कुछ आता है, और आप अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आपको कुछ भी स्किप नहीं करना, ग्रामर पे भी इक्वल ध्यान देना है, आपको लिटरेचर पे भी इक्वल ध्यान देना है, आपको थ्योरी पर भी इक्वल ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा डीप आपको नहीं जाना है। इंटरव्यू देते समय कई बार ऐसे होता है, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आपने मना कर दिया, आपको आंसर नहीं आता। कहीं भी दिमाग में आप कॉन्फिडेंस लूज न करें। आपको पहला क्वेश्चन भी नहीं आता है ना, तो आपके इंटरव्यू को ये डिसाइड करने वाला नहीं है। आपसे खूब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। तो कहीं भी कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप अगर 10 का भी आंसर दे देते हो, तो आप ये मत मानो कि आपका इंटरव्यू खराब हो गया। हो सकता है वो ये जानना चाहते हो कि इसको मना करना भी आता है क्या इसको ये पता है, क्या ये स्वीकार कर सकता है कि मुझे ये नहीं आता। ये भी एक अच्छे टीचर का गुण होता है कि उसे ये पता हो कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, या मैं इस चीज़ को याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो मना करना भी एक कला है, वो भी आपको आनी चाहिए। कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई प्रश्न आपसे पूछा, आपको नहीं आया, आपने मना कर दिया तो वो बहुत गलत काम हो गया। नहीं, आपको वैसे ही कॉन्फिडेंट रहना है। हो सकता है आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाए, इनमें 3-4 क्वेश्चन जानबूझ के वो इतने टफ पूछें कि ये देखते हैं कि ये तुक्का मारता है या हमें ये उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा। उस परिस्थिति में आपको ऑनेस्ट बने रहना है। आप ऐसे नहीं हो कि आप सारे क्वेश्चंस पे कह देंगे जी नहीं आता है। आपको ऑनेस्ट बने रहना है। अगर वास्तविकता में कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो आपको मना कर देना है। तो कॉन्फिडेंस आपका बनेगा जब आप एक पेज के ऊपर इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो आपका आंसर होगा उससे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। जो आपका उत्तर होगा वही आपके लिए नया प्रश्न लेकर के आएगा। उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आपने जो भी आंसर दिया वही आपके लिए नया क्वेश्चन लेकर के आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का जो सेशन है वो आपकी मदद करेगा, इंटरव्यू में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने बताया है आप सिर्फ उसको ही फॉलो करो, आप उस पर अच्छे से विचार करो। अगर आपके इंटरव्यू में कहीं भी ये चीज़ हेल्पफुल रहती है तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैंने आपकी मदद की।
आप इन चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रख करके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हों, अपने दिमाग से निकाल दें कि स्पोकन में कमज़ोर हैं, ये वो है। अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वो स्पोकन के लिए भी आपको तैयार कर देगी। प्रश्नों की लिस्ट बनाएं, उन प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से ठंडे दिमाग से लिखें, उस उत्तर में से प्रश्न निकाल के उसके नीचे लिखें, उसका उत्तर दें, उससे निकाल के 2 स्टेप, आंसर के बाद 2 स्टेप क्वेश्चंस पे भी जाना है। फिर एक जब 5-10 पन्ने आपके साथ इकट्ठे हो जाएं, फिर उनका खूब अभ्यास करें। खूब अभ्यास करेंगे तो वर्ड अपने आप गेन होते जाएंगे, कॉन्फिडेंस गेन होता जाएगा और आप स्पोकन की जो प्रॉब्लम है उसको भी ओवरकम कर पाएंगे। आपने ध्यान से सुना, इत्मीनान से आपने चीज़ों को समझने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड पे आपको कैसे पढ़ाना है, बोर्ड पे हमें कैसे पढ़ाना है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।